वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में इंट्रोडक्शन टू द लीगल सिस्टम के मेन टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक जो कवर करेंगे दैट इज सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। तो लॉ की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसमें लॉ को डिस्टिंग्विश किया जाता है, पब्लिक लॉ वर्सेस प्राइवेट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और हर जो ब्रांच है वो डिफरेंट एरिया के साथ डील करती है और डिफरेंट किस्म के लीगल रिलेशनशिप्स को डिस्कस करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लफ्ज़ बोल दें जी पार्टनरशिप लॉ, तो वो सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड जो पार्टनरशिप एक बिजनेस होता है और उसके पार्टनर्स और पार्टनर्स का दूसरे लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है उसको कवर करता है। और इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पॉइंट्स हैं कि पार्लियामेंट का सेटअप कैसे बनेगा, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से रिलेटेड चीज़ें क्या होंगी, तो उनको कवर करता है। तो हर जो ब्रांच है वो डिफरेंट एरिया ऑफ लॉ को कवर कर रही होती है। हमने जो एरिया कवर करना है दैट इज़ सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। ये टू मेन ब्रांचेज हैं और इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि पाकिस्तान में और बहुत से और जो कंट्रीज़ हैं उनमें जो कोर्ट स्ट्रक्चर है वो बेसिकली इन दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड होता है, यानी क्रिमिनल कोर्ट्स एंड सिविल कोर्ट्स। तो जो अदालतों का सिस्टम है, क्योंकि वो सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स के तौर पर डिफाइन किया गया है, इसलिए सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ की डिस्टिंग्विश करना, इनको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वजह से इसको सिलेबस का हिस्सा भी बनाया गया है। तो सबसे पहले अगर हम इनका कंपैरिजन करेंगे तो हम सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ की डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं। तो सिविल लॉ सेट्स आउट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पर्सन्स एज बिटवीन देमसेल्व्स, यानी मैं और आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो सिविल लॉ के अंडर आएगा। अगर आप किसी जगह से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आप बायर हैं और दूसरा पर्सन सेलर है, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी सिविल लॉ के अंडर आएगा। तो दो बिजनेसेस आपस में डील कर रहे हों, दो लोग आपस में डील कर रहे हों, दो ग्रुप ऑफ पर्सन आपस में डील कर रहे हों, तो वो सिविल लॉ का हिस्सा समझा जाएगा। उसमें जो भी राइट्स हैं एंड ड्यूटीज़ हैं ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, वो सिविल लॉ है। द पर्सन हुज राइट्स हैव बीन अफेक्टेड कैन क्लेम अ रेमेडी फ्रॉम द रॉन्ग डूअर। तो अगर मेरे और आपके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है और मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करता, तो आपके पास ये राइट है कि आप कोर्ट के थ्रू रेमेडी क्लेम कर सकते हैं, कि आप मुझसे कहें कि जी मेरी वजह से आपको जो नुकसान हुआ है मैं वो नुकसान कंपनसेशन करूं, आपको उसको नुकसान को पूरा करूं। तो ये सिविल लॉ है। अब क्रिमिनल लॉ क्या है? क्रिमिनल लॉ उन कंडक्ट से कनेक्टेड है जिनको स्टेट इतना ज़्यादा अनडिज़ायरेबल कंसीडर करती है कि उनकी फिर पनिशमेंट होती है, कि जो उसकी खिलाफ वर्जी करता है उसको पनिशमेंट मिलती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स डिफाइन कर दिए गए, अब अगर कोई उसको करेगा और उस पर साबित हो जाएगा कि उसने वो क्राइम किया तो उसको सज़ा मिलेगी। इसी तरह मर्डर है, किडनैपिंग है और इस तरह के और जो क्राइम्स हैं, अगर वो कोई करता है और उस पर वो जुर्म साबित हो जाता है तो उसको सज़ा मिलेगी। और इसमें पनिश कौन करता है? स्टेट करती है। लेकिन याद रखें कि मकसद जो है वो पनिश करना नहीं होता। इस पॉइंट को हम आगे के एक पॉइंट के अंदर कवर कर रहे होंगे कि पनिशमेंट के थ्रू डरा की कोशिश होती है कि क्राइम ना हो, लेकिन मकसद ये नहीं होता कि लोगों को पनिश किया जाए। सिविल लॉ की जो वायलेशन होती है, यानी सिविल लॉ, आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया, आपने किसी से गुड्स खरीदी और उसको पैसे नहीं दिए, तो ये वायलेशन है। इसको हम टॉर्ट कहते हैं, रॉन्ग डूइंग कहते हैं, ब्रीच कहते हैं, लेकिन ये क्राइम नहीं होता। इसके मुकाबले में जब ऐसा शख्स जो कि उस एक्ट को करता है जो अनडिज़ायरेबल है, तो फिर लीगल एक्शन लिया जाता है बाय द स्टेट अगेंस्ट इंडिविजुअल। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से केस होगा उस शख्स पे, या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से होगा, या गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से होगा, या गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान की तरफ से होगा, हु आर एक्यूज्ड ऑफ बीइंग इन ब्रीच ऑफ द क्रिमिनल लॉ। तो जिसने क्रिमिनल लॉ की खिलाफ वर्जी की है उस पर स्टेट की तरफ से केस होगा। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स टू ब्रिंग दीज लीगल एक्शन इन क्रिमिनल ट्रायल। हम खैर नॉर्मली ये सुनते हैं कि जी कत्ल का केस भी एफआईआर के थ्रू हुआ और एंड सो ऑन, तो वो एक पाकिस्तान में स्ट्रक्चर इस तरह का बन गया, वरना ये एक हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ पे कोई क्राइम हुआ हो तो वो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले। अब सिविल केस जो होता है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है लाइक तनवीर वर्सेस खत्री। अब इसमें जो तनवीर है, जो जिस शख्स का पहले नाम लिखा हुआ होगा, उसे हम प्लेंटिफ कहते हैं। लॉ में प्लेंट का लफ्ज यूज होता है, PLAINT, जिसका मतलब होता है एप्लीकेशन, और वो जो एप्लीकेशन जमा करवाता है उसे हम कहते हैं प्लेंटिफ। और इसे क्लेमेंट भी कहते हैं, यानी वो क्लेम कर रहा होता है, और जिस पर केस किया जाता है उसे डिफेंडेंट कहते हैं। जैसे इस सिनेरियो में तनवीर इज प्लेंटिफ और क्लेमेंट, और खत्री जो है ही इज डिफेंडेंट। जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो उसमें केस स्टेट की तरफ से होता है। तो स्टेट जो है अगेंस्ट खत्री, यानी जो जिस पे इल्ज़ाम है वो खत्री है, वो एक्यूज्ड है,
जब उस पर इल्ज़ाम साबित हो जाएगा तो वो गिल्टी होगा। तो स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड, तो यहाँ पर इस तरीके से बात की जाएगी। सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि जी सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के पर्पस में क्या फ़र्क है। सिविल लॉ क्योंकि लोगों के आपस के ताल्लुकात से रिलेट कर रहा होता है, तो इसमें अगर एक पार्टी दूसरे के साथ गलत करती है तो जो इंजर्ड पार्टी होती है यानी जिसे नुकसान हुआ होता है वो कंपनसेशन क्लेम कर सकती है। द पर्पज इज टू प्रोवाइड अ मींस वेयर बाय एन इंजर्ड पार्टी कैन ऑब्टेन कंपनसेशन। तो सिविल लॉ का मकसद ये हुआ कि आपके साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट में उसकी खिलाफ वर्जी की, आपको जो नुकसान हुआ आप उस पर केस करके अपना नुकसान पूरा कर सकते हैं, आप उसकी कंपनसेशन ले सकते हैं। क्रिमिनल लॉ में जो मकसद होता है वो होता है सोसाइटी को रेगुलेट करना। कैसे रेगुलेट करते हैं? थ्रेट ऑफ पनिशमेंट से, यानी पनिशमेंट देना मकसद नहीं है, सोसाइटी को रेगुलेट करना मकसद है। लेकिन रेगुलेट कैसे करते हैं? जब डर होता है कि ये काम करेंगे तो इसकी सज़ा मिलेगी, तो फिर वो काम नहीं किया जाता। तो पनिशमेंट के थ्रेट को यूज़ करते हुए कोशिश ये होती है कि सोसाइटी को रेगुलेट किया जाए। हार्म कास्ट, सिविल लॉ में जो शख्स क्लेम करता है जिसे हम प्लेंटिफ भी कहते हैं, तो वो डिफेंडेंट पर केस करता है क्योंकि उसे कोई नुकसान हुआ होता है। लाइक अगर जो है मैं किसी से एक मशीनरी ख़रीदने के लिए कांटेक्ट करता हूँ और वो मुझे कहते हैं कि जी ये मशीनरी वो मुझे 2 लाख रुपए में देंगे एक सर्टन डेट पर वो मुझे 2 लाख रुपए की नहीं देते। मैं मार्केट से जाकर ख़रीदता हूँ तो मुझे मार्केट से 2,20,000 की मिलती है। तो मुझे उनके कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच की वजह से 20,000 का नुकसान हुआ, तो मैं उन पे केस करके 20,000 रुपये क्लेम कर सकता हूँ। लेकिन लेट्स से कि जी मेरा 2 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने मुझे डिलीवर नहीं की, सेम डे पर मार्केट में जाकर मैंने मशीन ली, तो मुझे मशीन मार्केट से भी 2 लाख रुपए की मिल गई, तो मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। जब नुकसान कोई नहीं हुआ तो मैं कंपनसेशन भी कोई क्लेम नहीं करूँगा। तो सिविल लॉ में अगर नुकसान होता है, हार्म काज होता है, तो क्लेम किया जाता है, वरना क्लेम नहीं किया जाता। क्रिमिनल लॉ में चाहे नुकसान हो या ना हो, जो है उस प्रोसिक्यूशन हो सकती है, उसमें केस हो सकता है। जैसे अगर किसी को कोई कत्ल कर देता है तो तब भी वो क्राइम है, और कत्ल करने की सिर्फ कोशिश करता है, अटेम्प्ट टू मर्डर करता है, तो वो भी क्राइम है। इसी तरह अगर आप एक रेड सिग्नल जो है वो उसकी ब्रीच करते हैं, तो रेड सिग्नल की ब्रीच की वजह से अगर किसी और गाड़ी से आपकी टक्कर हो गई, उसे नुकसान हुआ, तो तब भी आपने एक क्राइम किया है। और अगर आपने नहीं भी किसी से टक्कर हुई तो तब भी क्राइम किया है। तो आप ओवर स्पीडिंग करते हैं, उससे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये भी क्राइम है। और ओवर स्पीडिंग करते हैं और उससे एक्सीडेंट नहीं होता तो तब भी वो क्राइम है। तो वेदर और नॉट द हार्म वाज काज, क्रिमिनल लॉ के मुताबिक वो क्राइम है। बर्डन ऑफ प्रूफ, ये नेक्स्ट पॉइंट है। सिविल लॉ में क्लेमेंट को प्रूफ करना होता है अब कि जी जो गलत काम हुआ है वो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ पे उसे क्लेम करना होता है। अगर वो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पर क्लेम कर देता है तो उसकी लिटिगेशन सक्सेसफुल होती है, डिफेंडेंट लाइबल होता है और उसको पैसे मिल जाते हैं। बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ये होती है कि कोर्ट देखती है कि एविडेंस दोनों तरफ से कैसा है, और जिसका एविडेंस ज़्यादा बेहतर होता है, जिसका एविडेंस मोस्ट प्रोबेबली ट्रू होता है, उसकी फेवर में कोर्ट डिसीजन कर देती है। जबकि क्रिमिनल लॉ में इस तरीके से फैसला नहीं होता। क्रिमिनल लॉ में स्टेट को ऑफेंस यानी जो क्राइम है वो प्रूव करना पड़ता है बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, यानी कोई शक की गुंजाइश ना हो, इस लेवल तक प्रूव करना पड़ता है, तब प्रोसिक्यूशन सक्सेसफुल होती है और अदालत कहती है कि जो एक्यूज्ड है यानी मुलजिम इज फाउंड गिल्टी, कि वो मुजरिम है, और उसको कन्वेक्ट करती है। अब रेमेडीज़ क्या हैं? यानी सिविल लॉ में लेट्स से कि आपने साबित कर दिया बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पे कि जी दूसरी पार्टी ने गलत किया है, तो अदालत या तो आपको डैमेजेस देगी। डैमेजेस का मतलब है कि वो अमाउंट आपको उस पार्टी से दिलवाएगी जिससे आपकी कंपनसेशन हो जाए। या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है कि यानी जो कॉन्ट्रैक्ट में उसे चीज़ डिलीवर करनी थी, तो वो आपको कोर्ट कहेगी कि वो उसे डिलीवर करवाएगी, उसे ऑर्डर देगी कि वो स्पेसिफिकली वो चीज़ आपको परफॉर्म करके दे। या आपके ने एक चीज़ से पार्टी को रोका था, उसके पैसे दिए थे, अब पार्टी वही काम करने जा रही है, तो कोर्ट एक स्टे ऑर्डर दे देगी जिसको हम इंजंक्शन कहेंगे। तो कोर्ट जब किसी को कुछ काम करने से रोक देगी तो उसको इंजंक्शन का ऑर्डर कहेंगे। तो ये सिविल लॉ की रेमेडीज हैं जिसमें डैमेजेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शन की रेमेडी शामिल है। क्रिमिनल लॉ के हिसाब से फाइन जो है वो एक अमाउंट पे होती है। फाइन और डैमेजेस में ये फ़र्क है कि डैमेजेस जो है वो एक पार्टी दूसरी पार्टी को पे करती है, जबकि फ़ाइन जो है वो जो भी पार्टी पे करती है वो हुकूमत के किसी अकाउंट के अंदर यानी ख़जाने में जमा होता है। दूसरी सज़ा इसमें इम्प्रिजनमेंट हो सकती है जिसे हम जेल कहते हैं, और इसमें डेथ सेंटेंस भी कुछ सिचुएशन में है, डेथ पेनल्टी भी पाकिस्तान में पॉसिबल है, सज़ाए मौत जिसे हम कहते हैं।
अब एग्जाम्पल्स को अगर हम डिस्कस करें तो प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉपर्टी की सेल परचेज है या ऑनरशिप के इशूज़ हैं, ये इनहेरिटेंस के इशू हैं, ये सिविल लॉ के अंदर आते हैं। वर्क रिलेटेड डिस्प्यूट यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के आपस के इशूज़, सैलरी का इशू है, डिसमिसल का इशू है, नोटिस पीरियड का इशू है, वर्किंग कंडीशंस का इशू है, तो ये भी सिविल लॉ है। नेग्लिजेंस है कि जी इसको ने सही काम नहीं किया, जो कि जितनी केयरफुल वे में इस चीज़ को करना चाहिए था वैसे नहीं किया, उसकी वजह से में नुकसान हुआ है, तो नेग्लिजेंस से रिलेटेड टॉर्ट का लॉ है बेसिकली, तो वो भी सिविल लॉ में आता है। इसी तरह कंज्यूमर्स के जो क्लेम्स होते हैं अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स के, जी प्रॉपर सर्विस नहीं दी गई या मैन्युफैक्चरर ने जो प्रोडक्ट दी उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है, ये भी सिविल लॉ में आते हैं। कमर्शियल डिस्प्यूट जो बिजनेस एंटिटीज़ में होते हैं आपस में, कि कोई आपस की ट्रांजैक्शन की वजह से राइज हो रहा है, या गुडविल कॉपीराइट के इश्यूज़ हैं, या फिर इसी तरह पेटेंट्स के इश्यूज़ हैं, टेक्नोलॉजी की चोरी हो जाती है तो उसके इश्यूज़ हैं, तो वो भी सिविल लॉ में आते हैं। कॉपीराइट के डिस्प्यूट्स जो हैं वो बुक्स के हों, वीडियोज़ के हों, ये सब भी सिविल लॉ के अंदर आते हैं। डेफेमेशन ऑफ करेक्टर यानी किसी के बारे में गलत बात विदाउट प्रॉपर एविडेंस कर देना, उसको डिफेम करने के लिए, ये भी लाइबल एंड सिलेंडर, दो किस्म के टॉर्ट होते हैं, वो भी सिविल लॉ के अंदर आते हैं। और इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच कर देना, ये भी सिविल लॉ में आते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे सिलेबस का एक मेन हिस्सा भी होगा जिसको हम पढ़ रहे होंगे। इसके मुकाबले में क्रिमिनल लॉ में अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान पीनल कोड है जिसके अंदर बहुत सारे क्राइम डिफाइन किए गए हैं। मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, जब आप सेक्शन 302 अक्सर कॉमनली सुनते हैं तो वो 302 सेक्शन जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन है जो कि मर्डर से के क्राइम को डिस्कस करता है। इसी तरह 307 जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर को डिस्कस करता है, या अक्सर 420 की टर्म यूज़ होती है। 420 जो है फ्रॉड और धोखाधड़ी का जो क्राइम है उसको कवर करता है, और ये सारे सेक्शन जो बहुत मशहूर हैं ये पाकिस्तान पीनल कोड के हैं। लेकिन इसके अलावा भी क्रिमिनल लॉज हैं, जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, साइबर क्राइम्स एक्ट है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट अब हमने डिस्कस करना है कि सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ की अंडरस्टैंडिंग का बिजनेस की पे क्या एप्लीकेशन है, बिजनेस के लिए इसका क्या इम्पैक्ट है। तो बहुत सारे जो लीगल एस्पेक्ट होते हैं कमर्शियल और बिजनेस लॉ के, वो मेनली जो है सिविल लॉ से होते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज जो हैं वो क्रिमिनल लॉ के भी अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन बिजनेस में भी अगर हो सकती हैं, तो इसका मतलब है कि बिजनेस भी क्राइम के अंदर इंगेज हो सकता है। तो बिजनेस के ज़्यादातर लॉज जो हैं वो सिविल लॉज हैं, लेकिन बिजनेस के कुछ जो मामला हैं वो क्रिमिनल लॉ से कनेक्ट भी कर सकते हैं। इवन ये भी पॉसिबल है कि एक ही चीज़ क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ दोनों से कनेक्ट करती हो। तो फॉर एग्जांपल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होती है फ्रॉम द स्टेट, और सिविल एक्शन होता है बाय प्राइवेट पर्सन क्लेमिंग अ रेमेडी सच एज डैमेजेस। फॉर एग्जांपल एक कंपनी की प्रॉपर प्रोडक्ट्स ना बनाने की वजह से कुछ लोगों को इंजरी हो गई, तो उन लोगों को जो इंजरी हुई उसकी जो कंपनसेशन क्लेम करेंगे वो सिविल लॉ में आएगी, और कंपनी ने जो प्रॉपर अपना काम नहीं किया, जो रूल रेगुलेशन की खिलाफवर्जी की, उस पर स्टेट उनके अगेंस्ट एक्शन लेगी। तो अंडर द सेम सिचुएशन वो क्रिमिनल लॉ के अंदर भी एक्शन को फेस कर रहे होंगे और सिविल लॉ के अंदर भी एक्शन को फेस कर रहे होंगे। एक एग्जाम्पल इस पर और ले लेते हैं, एक मैंने आपसे शेयर कर ली है। सपोज दैट अ ट्रेन कंपनी ऑपरेट्स अ ट्रेन सर्विस एंड देयर इज अ मेजर एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ लाइफ एंड इंजरी टू passengers. The state may claim that the train company or its senior managers are guilty of a breach of the criminal law and bring a case in the criminal court. कि जी जो ट्रेन कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने प्रॉपर जो है अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं की और उनके अगेंस्ट एक क्रिमिनल केस भी लाया जा सकता है। दूसरी तरफ जो इंडिविजुअल्स इंजर्ड हुए हैं उस क्रैश में, और इंडिविजुअल्स जिन्होंने अपना कोई रिलेटिव खो दिया उसके अंदर, तो वो सिविल एक्शन भी ला सकते हैं जिसमें वो मॉनेटरी कंपनसेशन क्लेम करेंगे। सो बिजनेस मैनेजर्स जो हैं, अकाउंटेंट्स भी इंक्लूडेड, उनको अवेयर होना चाहिए दोनों के बारे में, क्रिमिनल लॉ के बारे में भी और सिविल लॉ के बारे में, अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर बिजनेस। क्योंकि हमारी जो बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और जिन पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उनकी वजह से क्रिमिनल इश्यूज़ भी, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड इश्यूज़ भी अराइज हो सकते हैं और सिविल लॉ से रिलेटेड इश्यूज़ भी अराइज हो सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।